हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विक्रम बेटा, ये रस्म तो तुझे ही जीतनी है, वो भी हर हाल में। हाँ देवर जी, अगर आप हार गए ना तो हम लड़के वालों की तो नाक ही कट जानी है, बाय गॉड। अंजलि और विक्रम की शादी हुई होती है। ससुराल में आने के बाद वो दोनों दूध के पतीले में अंगूठी ढूंढने की रस्म कर रहे होते हैं। खुशियों से भरा माहौल होता है। ये देखो, अंगूठी मुझे मिल गई। ओहो, अरे यार। ससुराल में सभी अंजलि से बहुत प्यार करते थे। अंजलि ने उसकी सास चंद्रिका, ससुर इंद्रनील, जेठ निर्मित और जेठानी लवलीन के दिलों में चंद दिनों में ही अपनी जगह बना ली थी। ये देख अंजलि बहू, ये मैंने तेरे लिए लौकी का हलवा बनाया है। समदन जी बता रही थी कि तुझे लौकी का हलवा बहुत पसंद है। और ये लो अंजलि, मैं शॉपिंग करने बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए भी ये रंग बिरंगी चूड़ियां लाई हूँ। बाय गॉड, सुंदर है ना? अरे वाह, ये चूड़ियां, ये तो बहुत ही सुंदर है। और ये हलवा, ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा बनाती है, उसकी कार्बन कॉपी है आप। खुशबू भी वैसी है। धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद लवलीन दीदी। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अंजलि का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो बांझ हो जाती है। क्या? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बकवास नहीं इंद्रनील जी, यही हकीकत है। अंजलि अब कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि वो बांझ हो चुकी है। अरे नहीं, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा बेटा, मेरा विक्रम, उसे अब पापा कहकर कौन पुकारेगा? अंजलि के बांझ होने के कारण अब ससुराल में चंद्रिका और इंद्रनील उससे नफरत करने लगते हैं। माँ जी, मैं आज के भोग प्रसाद में मावे की मिठाई और हलवा पूड़ी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे तुझ जैसी बांझ के हाथ के बना भोग प्रसाद भगवान जी को चढ़ाऊंगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? मैं ये घोर पाप नहीं होने दूंगी। एक तो इस घर की खुशियां छीन ली और ऊपर से अब सबसे बात कर रही हो। तुम्हें कोई गम पछतावा नहीं है, लेकिन हमें बहुत है। हमसे तुमने दादा दादी बनने का हक छीन लिया। अब तुम सिर्फ पनौती की निशानी हो और कुछ नहीं। तभी विक्रम इंद्रनील से कहता है, पापा, माँ, आप ये सब क्या बोल रहे हो? अंजलि कभी मां नहीं बन सकती तो उसमें इसकी क्या गलती? वो एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। ओ दुनिया के नंबर 1 जेठ जी, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इस अंजलि की। ये तो है ही अपशगुनी। जब से आई है अपने साथ साथ मनहूसियत को भी ले आई है। बाय गॉड। अंजलि अकेले में बहुत रोती है। चंद्रिका, इंद्रनील और लवलीन उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आते और कटे कटे से रहने लगते हैं। अंजलि माता रानी की परम भक्त थी। वो माता रानी की प्रतिमा के चरणों में सर झुकाकर खूब रोती है। मैं ही क्यों माता रानी, मैं ही क्यों? मेरी कोख हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई है। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। क्या क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा माता रानी, क्यों? वहीं चंद्रिका विक्रम की दूसरी शादी कराने के बारे में सोचती है। माँ जी, सुनीता जी से मेरी बात हो गई है। वो आती ही होंगी अपनी बेटी पायल के साथ। बाय गॉड। चलो अच्छा है विक्रम बेटा, जा तू भी तैयार हो जा। आज तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की वाले? अब तुम्हारी बीवी तो हमें पोता या पोती नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाना बहुत जरूरी है, वरना वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अंजलि और विक्रम ये सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं। बस पापा, आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मेरी जिंदगी है, मैं अंजलि से ही प्यार करता हूं। और बच्चा तो हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं ना। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। लेकिन विक्रम बेटा तू... बस मां, अब इस बात पर मैं और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, प्लीज, वरना ना चाहते हुए भी मुझे और अंजलि को यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। विक्रम अंजलि की खातिर अपनी माँ, भाभी और पिता के खिलाफ हो जाता है, जिससे चंद्रिका और लवलीन का और भी ज्यादा पारा हाई हो जाता है। विक्रम तो मानो उस बांझ अंजलि के प्यार में पागल हो रहा है। अरे उससे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब समाज उसे ताने कसेगा ना, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। माँ जी,
ये दोनों लैला मजनू तो कभी अलग नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें इस पनौती को तो अपने घर और जिंदगी से निकाल कर ही रहना है। मेरे पास एक गर्मा गर्म आइडिया है, खाना चाहोगे? मेरा मतलब है सुनना चाहोगे? बाय गॉड। नहीं, मुहूर्त निकलवाती हूँ पंडित जी से पूछकर। अरे बोलना मेरी अम्मा। लवलीन और चंद्रिका दोनों ही मिलकर एक साजिश रचते हैं। वो दोनों अंजलि को अगवा करवाने के लिए गुंडों को पैसे देते हैं और दिन में जब भारी दोपहर में अंजलि कुछ देर के लिए सो रही होती है तभी वो गुंडे उसे अगवा करके ले जाते हैं। अंजलि जब अपनी आंखें खोलती है तभी अपने आप को एक बंद स्टोर रूम में देखती है। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। हे माता रानी, मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे तेरी सास और जेठानी ने भेजा है तुझे यहाँ। और अब कुछ दिनों बाद तुझे हम बेच देंगे और खूब नोट कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन वो नफरत इस तरह ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया, माँ जी और लवलीन दीदी। गुंडे अंजलि को स्टोर रूम में कैद रखते हैं और तो और उसे सिर्फ दिन में एक बार ही खाना मिलता। वहीं चंद्रिका और लवलीन दोनों ही विक्रम को अंजलि के खिलाफ भड़काने लगते हैं। विक्रम बेटा, तू कब तक उस बेवफा औरत के सदमे में देवदास बना रहेगा? वो तुझे छोड़कर जा चुकी है, भाग गई होगी किसी और मर्द के हाथ पकड़कर, बेशर्म कहीं। देवर जी, आपको मैं कह रही हूँ, आपके लिए लड़कियों की लाइन लगी है। आप दूसरी शादी कर लो और छोड़ दो उस अंजलि के बारे में सोचना। बाय गॉड। लेकिन अंजलि, बस विक्रम बेटा, अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। घर वालों की इन बातों में आकर दुखी विक्रम को ना चाहते हुए भी पायल संग शादी के लिए हाँ बोलना पड़ता है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आ जाता है। ये थाली वापस ले जाओ। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं 9 दिन तक निर्जला व्रत रखूंगी। और देखना, मेरी माता रानी इन 9 दिनों के अंदर ही अंदर मुझे तुम जैसे दुष्ट रावणों के चंगुल से बचाकर निकाल कर ही रहेगी और फिर मैं अपने विक्रम के पास जाऊंगी। जितने सपने देखने हैं देख ले, क्योंकि इन 9 दिनों के अंदर हम तुझे बेच ही डालेंगे। अंजलि हिम्मत नहीं हारती और वो दिन रात आंखें बंद करके तपस्या करने लगती है और माता रानी का नाम ले लेकर प्रार्थना करती है। और आखिरकार एक दिन जब गुंडे वहां मौजूद नहीं होते तभी अंजलि को एक दिन एक आवाज सुनाई देती है। अंजलि, मैं जानती हूँ तुम मेरी कितनी बड़ी भक्त हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। बेटी, बस जय माता दी बोलो, फिर तुम्हारे हाथों पर बंधी रस्सी अपने आप खुल जाएगी। जाओ, बचाओ अपने सुहाग को। माता रानी, माता रानी, ये तो आपकी आवाज है। जय माता दी। अंजलि के इतना कहते ही उसके हाथ पांव से बंधी हुई रस्सी अपने आप टूट जाती है और वो भाग भाग कर वहां से निकल जाती है। वहीं घर को सजाया जाता है और विक्रम शादी के मंडप में पायल की मांग में सिंदूर भरने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर अंजलि आ जाती है। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। अंजलि, तुम? विक्रम मंडप से उठकर अंजलि की तरफ भागता है और उसके गले लगता है। अंजलि चंद्रिका और लवलीन का सच सबको बताती है और तभी विक्रम चंद्रिका को कसम देकर पूछता है कि आखिर सच क्या है और चंद्रिका चुप रह जाती है। दोनों ही माफी मांगने लगते हैं। माफ कर दो बेटा। हाँ अंजलि, अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर दो। नहीं, आप दोनों ने जो किया है उसकी सजा आपको और उन दोनों गुंडों को भी जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और वो चंद्रिका, लवलीन और उन दोनों गुंडों को भी गिरफ्तार करके जेल में कैद कर लेते हैं। वहीं अंजलि और विक्रम माता रानी का आशीर्वाद लेकर नवरात्रि के शुभ और पवित्र अवसर पर अग्नि को साक्षी मानकर फिर से 7 फेरे लेते हैं और आगे जाकर एक बेटी को गोद लेते हैं। समय के साथ इंद्रनील का भी हृदय परिवर्तन होने लगता है और सभी खुशी से रहने लगते हैं। पलटनपुर कहकर एक गांव में हरिप्रसाद कहकर एक आदमी जो काफी गरीब था अपनी बीवी मालती और 2 छोटी बेटियां रानी और विद्या के साथ रहा करता था। उसकी एक खेती थी जहां वो फसल उगाया करता था।
लेकिन एक दिन बाढ़ के कारण पूरा खेत बर्बाद हो जाता है और हरिप्रसाद को बहुत सारा नुकसान हो जाता है और वो उस नुकसान के बोझ तले डूब जाता है। अरे नहीं, नुकसानों का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मालती, ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए मालती, हम बर्बाद हो गए। जी ऐसा कुछ नहीं है, हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। नहीं मालती, लेकिन क्या अब मुझे मेरा खेत फिर से मिलेगा क्या? तूफानी सैलाब ने मेरा सब कुछ तबाह करके रख दिया। हरिप्रसाद फूट फूट कर रोता है। वो कुछ दिन तक उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाता। समय बीतता जाता है और उस पर आर्थिक समस्या कहर बनकर बरस पड़ती है और तभी वो एक ढाबा खोलने का सोचता है। क्या कहा आपने पापा? एक ढाबा? लेकिन आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं, तो आप ढाबा कैसे चलाओगे? हाँ पापा, आप कुछ और काम करने के बारे में सोच लो ना, ये तो आपसे नहीं हो पाएगा। ना ना मेरी फूल सी बच्चियों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खाना मैं नहीं बनाऊंगा, खाना बनाने वाली आपकी माँ होंगी। हाँ बच्चों, पापा और मैं साथ मिलकर ढाबे की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ओके माँ पापा, ऑल द बेस्ट। भगवान का नाम लेकर हरिप्रसाद और मालती ढाबा खोलते हैं और तरह तरह के अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ढाबे पर बेचते हैं। वो दोनों गांव में जगह जगह जाकर दीवारों पर अपने ढाबे के पोस्टर्स लगाते हैं और लोगों के घरों में जा जाकर पैम्फलेट्स भी बनाते हैं। लेकिन इतनी सारी मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी उनके ढाबे पर इतने ग्राहक नहीं आते। एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन उन्हें जरा सा भी फायदा नहीं होता और सिर्फ नुकसान ही मिलता है। इन सब से हरिप्रसाद और मालती बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं। देखा ना मालती, नई शुरुआत करने का अंजाम। हमने कितनी उम्मीदों के साथ ये ढाबा खोला था, ये सोचकर कि शायद ये हमारी किस्मत का ताला खोल दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इतने दिल से, इतनी लगन से काम करने के बाद भी हमें फल नहीं मिला। जी अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो समझ नहीं आ रहा, जो सोचा था वो नहीं हुआ। अब उसके बारे में सोचकर यूं जान को क्यों जलाना? जो हुआ सो हुआ। हमारे कंधों पर हमारी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी है, हम उससे अच्छी तरह निभाएंगे, इसीलिए हम हार नहीं मानेंगे। हाँ मालती, मेरा दोस्त आशुतोष कह रहा था कि मिल में वर्कर्स की वैकेंसी है, तनख्वाह भी अच्छी खासी मिल जाएगी, ऊपर से तीज त्योहारों पर बोनस भी है। मैं तो सोच रहा हूँ वहीं पर चला जाऊं। हाँ हरिप्रसाद जी, अब तो यही सही रहेगा। मैं भी अपने सिलाई बुनाई का छोटा मोटा काम फिर से शुरू कर देती हूँ। काम से घर चलेगा और कम से कम घर खर्च के पैसे तो आ जाएंगे। ढाबे से मिली असफलता को हरिप्रसाद और मालती इतनी बुरी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और हिम्मत हारे बिना वो दोनों अलग अलग काम को शुरू करने का तय करते हैं। मालती घर बैठकर ही छोटा मोटा सिलाई बुनाई का काम शुरू करती है। वहीं हरिप्रसाद मिल में इंटरव्यू देने से पहले गांव के मंदिर में जाता है। हे भगवान जी, मैं जानता हूँ कि आप सदैव मेरे साथ हो, अपने सभी भक्तों के साथ हो। आज मैं मिल में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो और मुझे वो मिल की नौकरी मिलने दो। मुझ अकेले पर अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी है भगवान। मैं सब कुछ सही से संभालना चाहता हूँ और एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। हरिप्रसाद आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से मंदिर का परिसर शांत हो जाता है। हवाएं रुक जाती हैं और एक चिड़िया के रोने और तड़पने की आवाज हरिप्रसाद के कानों में गूंजती है। ये क्या? ये आवाज तो जंगल की दिशा से आ रही है, और अगर मेरा अनुमान सही है तो शायद ये किसी चिड़िया के बिलखने की आवाज है। कहीं कोई चिड़िया किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। हरिप्रसाद भागे दौड़े जंगल की उस दिशा की ओर जाता है जहां से उसे वो आवाज सुनाई देती है
और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक चिड़िया जाल में कैद है और फौरन उस चिड़िया को उस जाल से रिहा कर देता है। जाल से बाहर निकलते ही वो चिड़िया एक जादुई औरत बन जाती है जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं। ये अलौकिक दृश्य देख हरिप्रसाद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या, आप एक इंसान हो, लेकिन भला एक चिड़िया इंसान कैसे बन सकती है? मैं एक इच्छाधारी चिड़िया हूँ और मैं अपना रूप बदल सकती हूँ, लेकिन एक क्रूर जादूगर ने मुझसे बदला लेने की खातिर मुझे इस मायावी जाल में फंसा लिया, जिसे मैं चाहकर भी कभी खोल नहीं पाती। लेकिन तुमने खोल दिया और मुझे मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? मेरे स्वर्गवासी पिता कहते थे कि बेटा, इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा और कोई भी धर्म नहीं होता। बस मैंने अपना धर्म ही निभाया है। वो जादुई इच्छाधारी चिड़िया हरिप्रसाद के इस व्यवहार से खुश हो जाती है और उसे क्या चाहिए ये पूछती है। कहो हरिप्रसाद, क्या चाहिए तुम्हें? उपहार तो तुम्हें लेना ही होगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वही तुम्हें दूंगी। बस मुझे अपने मन की इच्छा बताओ। उसे पूरी करने वाली ये इच्छाधारी चिड़िया यहीं खड़ी है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हरिप्रसाद उस जादुई इच्छाधारी चिड़िया को अपनी पूरी दुख भरी दास्तान सुनाता है, जिसके बाद वो उसकी कुछ इस तरह मदद करती है जिससे हरिप्रसाद की दुनिया बदलने वाली थी। ये लो हरिप्रसाद, ये एक जादुई छड़ी है। इसे घुमाने से जिस भी खाद्य पदार्थ का नाम लोगे वो तुरंत तुम्हारी नजरों के सामने हकीकत में प्रकट हो जाएगा और इससे तुम ढेरों पैसे कमा सकते हो, वो भी बिना खाना बनाने के लिए पैसे, सामान और वक्त जाया करते हुए। लेकिन इच्छाधारी चिड़िया जी, ये छड़ी तो आपने मुझे दे दी, लेकिन इससे तो मैं सिर्फ लोगों को खाना बेच पाऊंगा। पर खाना खरीदने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। कहीं फिर से वही हाल ना हो जाए मेरा जो पहली दफा हुआ था। नहीं हरिप्रसाद, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब एक और भी बढ़िया सुझाव देने जा रही हूँ। और वो सुझाव ये है कि तुम ढाबे के खाने को मुफ्त में नहीं, केवल 10 रुपए में बेचना। केवल 10 रुपए? हाँ, लोग वहीं पर जाते हैं जहाँ उन्हें अच्छा सामान मिले जो फायदेमंद हो। और देखना, 10 रुपए का इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना खाकर तो तुम्हारे ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाएगी। उस इच्छाधारी चिड़िया के इस बेहतरीन सुझाव से हरिप्रसाद बहुत खुश हो जाता है और वो उस जादुई छड़ी को घर लाकर मालती और अपनी दोनों बेटियों को सारी बात बताता है। तभी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब आपके साथ हुआ है। सच में आप एक रूप बदलने वाली चिड़िया से मिलकर आए हो। हाँ पापा, काश हम भी वहाँ पर होते, पर मैं तो उस इच्छाधारी चिड़िया से बहुत सारे खिलौने मांगती। अरे सब कुछ मिलेगा रानी बिटिया, विद्या बिटिया। बस एक बार पापा को अपने ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाने दो, उसके बाद तो हर दिन दिवाली ही है हमारी। मैं अपनी बिटियों के लिए वो सब लाऊंगा जो उन्हें बहुत पसंद है। हरिप्रसाद अपने ढाबे का नाम 10 रुपए फूड ढाबा रखता है और 10 रुपए में कोई भी डिश ये देखकर ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं और ढाबे पर आने लगते हैं। एक ही दिन में हरिप्रसाद के ढाबे पर ग्राहकों की इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि वो शाम होने तक खत्म नहीं होती। हरिप्रसाद चुपके से जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके सभी को खाना खिलाता और सभी उस खाने की तारीफ भी करते। अरे वाह वाह भाई साहब, वाह वाह, क्या खाना है। अरे मानो मैं स्वर्ग में चला गया। इतना तृप्त हो गया हूं मैं इसे खाकर। अरे भैया 10 रुपए में खाना, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का। अरे मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया में इतनी दिलदार लोग भी रहते हैं। हरिप्रसाद के 10 रुपए ढाबे से बहुत से गरीबों का पेट भी भरने लगता है। उनकी भी भूख मिटने लगती है जो ज्यादा महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर पाते और अपने अनोखे और अतरंगी 10 रुपए ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमाकर हरिप्रसाद फिर से एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है और साथ ही वो एक नई खेती की जमीन भी खरीद लेता है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।